आरो निगम की कहानी दिल्ली के उन लाखों सपनों में से एक है जो सड़क की धूल में पलते हैं। वह 10वीं में फेल इसलिए नहीं हुआ कि वह मूर्ख था। परीक्षा से ठीक पहले उसके पिता की छोटी प्रिंटिंग प्रेस में आग लग गई थी। आरो ने किताबों को छोड़कर परिवार का कर्ज और पिता की उदास आंखों की जिम्मेदारी उठा ली। उसने किताबी ज्ञान नहीं बल्कि मानव मनोविज्ञान और पैटर्न पहचान का दुर्लभ कौशल सीखा। उसका सबसे बड़ा डर था अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा ना उतरना। ठीक इसी समय दिल्ली के सबसे आलीशान कॉर्पोरेट हॉल में 60 वर्षीय विक्रम आहूजा की दुनिया चरमरा रही थी। आहूजा की कंपनी आहूजा टेक सॉल्यूशंस कभी भारतीय तकनीक का गौरव थी, लेकिन अब एक पुरानी धीमी मशीनरी बन चुकी थी। पिछले 3 महीनों से कंपनी का मुनाफा तेजी से घटा था और शेयर 12% तक नीचे गिर चुका था। आहूजा को अफसोस था कि उनके लाखों की डिग्री वाले बेटे को जमीन की हकीकत नहीं दिखती। विक्रम आहूजा अपनी कंपनी की स्थिरता पर एक थका हारा भाषण देकर मंच से उतरे। जब वीआईपी लाउंज की तरफ बढ़े तो उनके मैनेजर श्री गुप्ता चिंता में थे। सर, हमारा शेयर गिर गया है। ये सब नए नए टॉडलर स्टार्टअप हमारा बाजार खा रहे हैं। गुप्ता खुसफुसाए। आहूजा ने निराशा से हाथ उठाया। मुझे पता है गुप्ता, कंपनी की मशीनरी पुरानी हो चुकी है और मेरे बेटे को तो बस अपनी विदेश की डिग्री की चमक दिखती है। जमीन पर क्या हो रहा ये उसे पता ही नहीं। जैसे ही वह अपने सैंपन का गिलास उठाने वाले थे, तभी एक लड़का जिसकी फीकी टी शर्ट और नीली जींस उस लाओस के सूटों के बीच बिल्कुल अलग दिख रही थी, तेजी से उनके सामने आ खड़ा हुआ। वह था आरो निगम। उसके हाथों पर अभी भी प्रिंटिंग प्रेस की स्याही का हल्का सा दाग था, जो उसके संघर्ष की कहानी कहता था। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो उस पूरे वातानुकूलित हॉल की कृत्रिम ठंड को पिघला सकती थी। उसने दरवाजे के पास खड़े होकर आहूजा की हताश बातचीत सुन ली थी। मिस्टर आहूजा, मेरा नाम आरो निगम है, आरो ने कहा। उसकी आवाज में सम्मान था पर डर बिल्कुल नहीं। और मैं जानता हूं कि आपकी कंपनी मर रही है। श्री गुप्ता का चेहरा सफेद पड़ गया। आहूजा ने उस लड़के को देखा जिसकी दृढ़ता में उन्हें अपना अतीत दिखा। बड़ा बयान है, आहूजा ने कहा। बैठकर बात करो। मुझे बैठने का समय नहीं चाहिए सर। मुझे उस नौकरी में दिलचस्पी नहीं है जहां आप मुझे कागज पर बिठाकर डिग्री देखने की रस्म निभाएंगे। आरो ने अपने जेब से एक मुड़ा तुला हाथ से लिखा हुआ स्टाम्प पेपर निकाला और बिना झिझके शर्त रखा, मुझे अपनी कंपनी में एक पद दीजिए, सिर्फ 6 महीने के लिए। अगर मैं 6 महीने में आपकी कंपनी का नक्शा नहीं बदल सका तो आप मुझे बिना किसी मुकदमे के पुलिस को सौंप देंगे और मेरी धोखाधड़ी के लिए मुझे जेल करवा देंगे। आहूजा की नजरें जेल शब्द पर अटक गई। तुम जानते हो कि कंपनी का नक्शा बदलना एक मुश्किल लगभग असंभव काम है, आहूजा ने पूछा। मैं जानता हूं, आरो ने आत्मविश्वास से कहा। आप तकनीक बेचते हैं, लेकिन आप भूल गए हैं कि उपभोक्ता को तकनीक से नहीं बल्कि भावना से खरीदा जाता है। और मैं जो सड़कों पर पला बड़ा हूं, मुझसे बेहतर उपभोक्ता मनोविज्ञान कोई नहीं जानता। विक्रम आहूजा मुस्कुराए। उन्होंने शैंपेन का गिलास मेज पर रखा। ठीक है आरो निगम, तुम यहाँ दांव लगा रहे हो तो तुम्हें इसे साबित करना होगा। द डील इज डन। आरो को सबसे निचली सीढ़ी का पद दिया गया, मार्केट रिसर्च इंटर्न। उसकी डेस्क बेसमेंट के पास टूटे हुए प्रिंटर और पुराने कागज के ढेर में थी। उसका काम था हफ्ते भर की ग्राहक शिकायतों को एक्सेल सीट में डालना। कंपनी में हर कोई उसे जेल वाला इंटर्न कहकर उसका मजाक उड़ाता था। आरो का सबसे बड़ा विरोधी था सेल्स हेड प्रमोद त्यागी, जो कंपनी की पुरानी आरामदेह प्रक्रियाओं का प्रतीक था। त्यागी को डर था कि आरो की सफलता उसकी 20 साल की सुरक्षित नौकरी के लिए खतरा बन सकती है। एक दोपहर त्यागी अपने मैनेजर्स के साथ बेसमेंट में आया। ओह देखो, त्यागी ने व्यंग से कहा, हमारा इंटर्न। क्या तुम यह डेटा एंट्री करके दुनिया की अर्थव्यवस्था बदलने वाले हो? आरो ने ऊपर देखा। सर, यह डेटा मुझे बता रहा है कि हमारे ग्राहक क्यों हमें छोड़कर जा रहे हैं। त्यागी जोर से हंसे। तुम्हारी डिग्री क्या है बेटा? मानव मनोविज्ञान। तुम एक फेल हो। 6 महीने बहुत जल्दी खत्म होते हैं आरो। जेल की हवा इस एसी ऑफिस से ज्यादा ठंडी होगी। आरो की आंखों में गुस्सा था, पर उसने अपनी बात नहीं छोड़ी। उसने ठान लिया कि वह शिकायत नहीं करेगा, बल्कि इस डेटा की ढेर में कंपनी की नस खोजेगा।
आरओ ने हजारों शिकायतों का विश्लेषण किया और पाया कि 80% शिकायतें सिर्फ दो बातों पर केंद्रित थीं, प्रोडक्ट जटिल और ग्राहक सेवा धीमी। उसने समझा कि आहूजा टेक के ग्राहकों को तकनीक नहीं बल्कि आसान जिंदगी चाहिए। आरओ ने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और सीधे नाराज ग्राहकों से मिला। उसने उनसे माफी मांगी और उनकी भावनाओं को समझा। इस जमीनी अनुभव के आधार पर उसने आहूजा को एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण सुझाव दिया। कंपनी के सबसे लोकप्रिय प्रोडक्ट टिक बिल का इंटरफेस बच्चों के खेल जितना आसान बनाया जाए और एक 24x7 इंस्टेंट चैटबॉट लाया जाए। आहूजा ने संशय में रहते हुए आरओ को 50 सबसे नाराज ग्राहकों को वापस लाने की चुनौती दी। आरओ ने अपनी उपभोक्ता मनोविज्ञान की प्रतिभा का उपयोग किया और 2 हफ्तों में 42 ग्राहकों को न केवल वापस लाया बल्कि उनसे सकारात्मक फीडबैक भी दिलाया। ये डिग्री रहित ज्ञान की पहली छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जीत थी। आरओ की इस छोटी सफलता ने प्रमोद त्यागी को और ज्यादा खतरनाक बना दिया। त्यागी ने अपनी अंतिम साजिश रची। एक सुबह आरओ की डेस्क पर सिक्योरिटी गार्ड्स और अफसरों की भीड़ जमा थी। आहूजा ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। प्रमोद त्यागी ने आहूजा के सामने एक रिपोर्ट रखी। सर, सबूत ये है कि हमारी गोपनीय क्लाइंट लीड्स की फाइलें एक बाहरी सर्वर पर अपलोड की गई। यह आरओ निगम की डेस्क से जुड़े आईपी एड्रेस से हुआ है। ये धोखाधड़ी है। आहूजा सर, इसे अभी जेल भेजो। आरओ पर डेटा चोरी का इल्जाम लग चुका था। उसका दिल डूब गया। वह जानता था कि त्यागी ने उसे फंसाया है। आहूजा ने कहा। उनके चेहरे पर गहरा संशय था। सबूत तुम्हारे खिलाफ है। मेरे पास तुम्हें पुलिस को सौंपने का हर कारण है। आरओ ने त्यागी की ओर देखा। सर, त्यागी ने मुझे फंसाया है क्योंकि मेरा सड़क का ज्ञान उनकी पुरानी सोच के लिए खतरा है। अगर मैंने चोरी की होती तो मैं चुपचाप भाग जाता। मैं यहाँ अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगाता। फिर आरओ ने अपना महा जोखिम भरा कदम उठाया। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मुझे 1 हफ्ता दीजिए। आरओ ने कहा। हमारी कंपनी 3 साल से दिल्ली मेट्रो टिकटिंग सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं जीत पाई है। मैं वह गोपनीय फाइल नहीं चुरा रहा था। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा था। मेरी फाइल में एक नया सरल इमोशन आधारित टिकटिंग सॉफ्टवेयर का डेमो है। आरओ ने आहूजा को चुनौती दी। मुझे 1 हफ्ते के लिए इस डीएमटीएस कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने की पूरी आज़ादी दीजिए। अगर मैं 1 हफ्ते में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं जीत पाया तो मैं खुद आपके सामने अपनी हार मानकर जेल जाने को तैयार हूँ। आहूजा ने ब्रीफकेस में झांका। उस कच्चे लेकिन शानदार डेमो में उन्हें कंपनी का खोया हुआ भविष्य दिखा। ठीक है आरओ निगम, आहूजा ने कहा, तुम्हारे पास 7 दिन है। असफल हुए तो तुम त्यागी के इल्जामों के साथ जेल जाओगे। आरओ ने मेट्रो स्टेशनों पर 3 दिन बिताए और समझा कि सफलता जटिलता में नहीं बल्कि सादगी में है। उसने एक ऐसा इंटरफेस बनाया जो वृद्ध या अनपढ़ लोग भी आसानी से इस्तेमाल कर सकें, जिसमें आवाज से निर्देश देने का विकल्प था। उसने प्रेजेंटेशन में सॉफ्टवेयर की जटिलता पर नहीं बल्कि उसके मानवीय प्रभाव पर जोर दिया। नतीजा ये हुआ, आहूजा टेक सॉल्यूशन ने वह डीएमटीएस कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। यह जीत रातों रात कंपनी की साख और शेयरों में सुधार लाने वाली थी। 6 महीने पूरे होने का अंतिम घंटा बोर्ड रूम तनाव से भरा था। आरओ ने आत्मविश्वास से अपने अंतिम परिणाम पेश किए। ग्राहक संतुष्टि दर 85% बढ़ी, 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए और कंपनी का मुनाफा 18% बढ़ा। हमने कंपनी का नक्शा बदल दिया है, आरओ ने घोषणा की। लेकिन जैसे ही तालियां बजी, प्रमोद त्यागी जोर से हंसे। उन्होंने अंतिम वार किया। बस, आपने कंपनी का नक्शा बदल दिया। हाँ, शायद कागजों पर। त्यागी धारे, मुझे पता चला है कि डीएमटीएस कॉन्ट्रैक्ट जीतने से 3 दिन पहले आरओ निगम ने अपने पिता के प्रिंटिंग प्रेस के कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चुकाया था। कहाँ से आया वह पैसा जब ये बिना सैलरी पर काम कर रहा था? ये वही चोरी किए गए डेटा को बेचने का पैसा था। यह चोर है, इसे अभी जेल भेजो। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। आरओ का दिल डूब गया। विक्रम आहूजा शांत बैठे रहे, फिर मुस्कुराए। यह आरओ के लिए पहली वास्तविक मुस्कान थी। प्रमोद, आहूजा ने शांत आवाज में कहा, तुम सही हो। आरओ ने नियमों को तोड़ा है। इसने झूठ बोला है कि यह बिना पैसे के काम कर रहा है। आहूजा ने आरओ की ओर देखा। आरओ निगम, तुमने कर्ज कैसे चुकाया? सर, आरओ ने गहरी सांस ली। जब मैंने 42 ग्राहकों को वापस लाने वाला छोटा प्रोजेक्ट पूरा किया तो उनमें से एक ग्राहक मेरी समझ से इतना प्रभावित हुआ कि उसने मुझे एक छोटी डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी देने के लिए कहा।
मैंने रात में और वीकेंड पर काम करके उस काम से पैसे कमाए। आहूजा टेक का एक भी पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ। मैंने चुपके से काम किया क्योंकि मुझे डर था कि आप लोग इसी भी नियम तोड़ना मानकर मेरी आज़ादी छीन लेंगे। विक्रम आहूजा खड़े हुए और तालियां बजाई। प्रमोद आहूजा ने कहा, तुम्हारी फाइल साबित करती है कि आरव कितना जिम्मेदार है। उसने अपनी कंपनी के लिए दिन में काम किया और अपने परिवार के लिए रात में। इसने कॉर्पोरेट पॉलिसी को तोड़ा, लेकिन इसने सपनों को सच करने के मानवीय नियम को नहीं तोड़ा। आहूजा ने हाथ बढ़ाया और आरव का हाथ थाम लिया। आरव निगम, तुम आजाद हो, और न केवल आजाद हो, तुमने कंपनी का नक्शा बदल दिया है। तुम्हारी सजा अब यह है, तुम मार्केट रिसर्च इंटर्न नहीं रहोगे, तुम आहूजा टेक सॉल्यूशन में चीफ इनोवेशन ऑफिसर बनोगे, और तुम्हारी पहली तनख्वाह इतनी होगी कि तुम अपने पिता का सारा कर्ज एक ही दिन में चुका सकोगे। त्यागी का मुंह खुला रह गया। बोर्ड के सदस्य खड़े होकर ताली बजाने लगे। आरव ने अगली सुबह अपनी नई कुर्सी चीफ इनोवेशन ऑफिसर के रूप में संभाली। उसने सबसे पहले अपनी डेस्क से टूटे हुए प्रिंटर और पुराने कागज हटाए। उसने ये साबित कर दिया था कि डिग्री केवल एक दरवाजा खोलती है, लेकिन वास्तविक ज्ञान, साहस और भावनात्मक समझ ही वह नींव है जिस पर साम्राज्य खड़ा होता है। विक्रम आहूजा, जो अब आरव में अपना उत्तराधिकारी देखते थे, ने जल्द ही यह सुनिश्चित किया कि आरव को कंपनी के भविष्य के लिए पूरी आज़ादी मिले। प्रमोद त्यागी अपनी हार से अपमानित होकर भी आरव की असाधारण क्षमता को स्वीकार करने के लिए मजबूर थे। दिल्ली के कॉर्पोरेट गलियारों में आरव निगम की कहानी सिर्फ एक करोड़पति बनने की कहानी नहीं थी, बल्कि ये उन सभी को एक सबक था जो आज भी कागज के टुकड़ों को इंसान की क्षमता से ज्यादा महत्व देते हैं। आरव ने अपने पहले वेतन से न केवल अपने पिता का सारा कर्ज चुकाया, बल्कि उनके लिए एक आधुनिक प्रिंटिंग और डिजिटल सेंटर भी खुलवाया। उसने कभी अपनी शैक्षणिक असफलता को छुपाया नहीं, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी शिक्षा माना, वह शिक्षा जो उसने सड़क, संघर्ष और जिम्मेदारी से सीखी थी। ये कहानी बताती है कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आपके दिमाग में होती है, न कि किसी कॉलेज के कैंपस में। साहस ही आपकी असली मार्कशीट है और दृढ़ संकल्प ही आपकी सबसे बड़ी डिग्री है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बताइए आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख क्या रही।